हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल एंड आज हम अकाउंटिंग के रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी कंसेप्चुअल रिवीजन्स। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो आई नो कि सबको टॉपिक को रिवाइज करना, कितनी जल्दी वो रिवाइज कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको वही चाहिए। एंड दैट इज़ वाई मैं ये कंसेप्चुअल रिवीजन सीरीज लेके आ रही हूँ। एंड हम लोग अकाउंटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 की अकाउंटेंसी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ दिन लगेंगे इसके कंसेप्ट्स को फुल्ली रिवाइज करने के लिए एंड मैं ट्राई करूंगी जितनी जल्दी इसकी वीडियोस अपलोड कर सकूं, सारी वीडियोस को। एंड छोटे छोटे क्लिप्स में रहेंगे, सो यू कैन ईजिली चूज योर टॉपिक। जहां पे भी आप कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है उन कंसेप्ट्स पे यू कैन ईजिली गो एंड यू कैन ईजिली रिवाइज योर कंसेप्ट्स इन वन गो। तो यस, एंड आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है इवन योर क्लास 12 एंड उसके बाद भी। चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो, सीए दे रहे हो, सीएस का दे रहे हो, सीएमए का दे रहे हो, या आप बीकॉम में ही अगर पढ़ते हैं ये चैप्टर्स को, तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। मुझे तो बहुत पसंद है ये चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड आज हम इसके दो टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ कोर्स कि ये हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है, शेयर कैपिटल। एंड आई लिटरली लव दिस चैप्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत सही भी है, बहुत ही लॉजिकल भी है। तो आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा जब आप पढ़े होंगे एंड मज़ा आएगा भी इसको रिवाइज करने में। तो आज हम इसके दो टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। एंड पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो टाइप के शेयर होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विटी, इसको हम पूरा एक डिटेल में इसका डिफरेंस पढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंस पूछ लेते हैं एंड डिफरेंस पता भी होना चाहिए आपको कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, यू शुड नो। एंड सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अनदर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, तो आप बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट करोगे, आप जनरल एंट्रीज कैसे पास करोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दो टॉपिक्स पढ़ो। और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि तीन टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। पहला होता है ऑथराइज्ड, ठीक है, दूसरा होता है इशूड एंड तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड। ओके, तो ये दो टॉपिक्स हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके इसको हम फटाफट रैप अप करेंगे। तो अगर जब भी आपको ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप बस इस वीडियो को खोलो, फटाफट टॉपिक पढ़ो एंड रैप अप करो। ओके, लेट्स गेट इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता तो होगा कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर भी मैं ओवरव्यू में एक बार में बता देती हूँ कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो हमारी जो टोटल कैपिटल होती है, ठीक है, हम उसको, ये हमारी टोटल कैपिटल है। ओके, सॉरी कि बहुत ही बेकार सर्कल बन गया है, बट लेट्स वर्क विद इट। हमारी टोटल कैपिटल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि ये एक यूनिट जो है, एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल को हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, टोटल कैपिटल को, और उसको हम फिर पब्लिक को इश्यू करते हैं। इन शेयर को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पब्लिक है इतनी सारी प्यारी प्यारी, इतनी सारी पब्लिक है हमारी, इनको हमारे कंपनी के शेयर्स चाहिए तो हम इनको क्या करते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। हम अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं शेयर्स में, इन यूनिट्स में। इन शेयर्स को हम पब्लिक को इशू करते हैं एंड पब्लिक फिर इसको सब्सक्राइब करके पैसा देती है हमको, बहुत सारा पैसा देगी, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, कंपनी अपना बिजनेस रन करती है।
कंपनी रन्स इट बिजनेस। ये पैसा लेके कंपनी फिर बिजनेस काम करती है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक है, ये जो हमारी पब्लिक है, इसने शेयर खरीदा है तो एक पार्ट ओनर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ये पार्ट ओनर बन गए हैं। ओके, दे आर नाउ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी जिसके उसने शेयर्स लिए। और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं शेयर होल्डर। ओके, तो क्योंकि इनने शेयर्स खरीदे हैं, इनके पास शेयर्स है, तो ये शेयर होल्डर हुआ है, इसलिए पार्ट ओनर हो गए कंपनी के। ओके, एंड यही जो हमने जो शेयर्स को बेचा है, पब्लिक को इश्यू कराया है, जिसने पैसा दिया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं शेयर कैपिटल। इससे जो पैसा आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, दैट्स इट। इतना समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है, ये हमको समझ में आ गया। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं। तो अब हमारा पहला जो टॉपिक आ रहा है विच इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास दो टाइप के शेयर्स होते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन हेयर ओनली। पहला होता है हमारे पास इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, बस ए हो गया इक्विटी शेयर्स और बी हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके नाम से हमको समझ में आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस में ही प्रेफरेंस का वर्ड लगा है। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी देना, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना। तो इनको प्रेफरेंस क्यों मिलती है, किस बेसिस से मिलती है? तो सबसे पहली बार इनको दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है। दो चीज में इनको जिसको प्रेफरेंस मिलती है वो है डिविडेंड में और रीपेमेंट में। अब हम समझते हैं कैसे और क्यों। ठीक है, पहली बात तो ये प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, डिविडेंड में प्रेफरेंस मिल रही है मतलब कि हर साल इनको डिविडेंड मिलता ही है एक फिक्स्ड रेट से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हुआ इसका कि फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिल रहा है इनको, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनको हर साल मिलता ही है एंड डिविडेंड पे इनको प्रेफरेंस मिलती है। मतलब कि इक्विटी शेयर्स को देने से पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, और उनको देना ही पड़ता है। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिल रहा है तो इतना % का डिविडेंड उनको मिलता ही है, इनको राइट ऑफ डिविडेंड है। ठीक है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स कहलाए जाते हैं। दूसरी चीज, जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब जब कंपनी बंद की जाती है, तो हम जो भी पैसा हमने पब्लिक से लिया था, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर से पैसा लिया है, तो हमें इनको वापस भी करना रहता है। जितना भी शेयर का पैसा हमने लिया उतने शेयर्स का पैसा इन्हें वापस करना रहता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर से जो हमने पैसा लिया है इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। बिफोर इक्विटी शेयर्स हमको प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा, अगर वो बचा नहीं बचा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स को पैसा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको रीपेमेंट की जाती है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट करी जाती है, उसके बाद जो पैसा बचता है फिर हम इक्विटी शेयर्स को देते हैं। ओके, तो ये दो चीज समझ में आ गई कि डिविडेंड पे उनको एक तो पहले हमको प्रेफरेंस मिलती है, दूसरा रीपेमेंट मिलती है, तीसरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अब जब इनको इतनी प्रेफरेंस मिल रही है, मतलब ओनर्स तो यार, ओनर्स रिस्क लेते हैं यार बिजनेस में। ठीक है, ओनर्स को इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं तो क्या चीज, कुछ तो होगा ना कि कुछ चीज नहीं देंगे। अब इनको यार सब चीज इनको दे देंगे तो इक्विटी शेयर्स बेचारे क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो नहीं मिलता है वो क्या रहता है कि इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। ओके, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। दूसरा, इसमें मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। ओके, तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते यहाँ पे। अगर प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पे भी वोटिंग राइट्स मतलब कि
कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो सारे शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलती है, सारे शेयर होल्डर्स वोट देते हैं फेवर में, अगेंस्ट में, फिर जाके वो डिसीजन पास होता है कंपनी में, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको डिविडेंड दे रहे हैं, रिपेमेंट दे रहे हैं, तुम पहले ही सब कुछ पैसा हम पहले ही दे रहे हैं, तो तुम डिसीजन तो इक्विटी शेयर्स पे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क टेकर्स है ना, तो वो रिस्क ले रहे हैं, तो वो डिसीजन बनाएंगे, वो डिसीजन लेंगे, एंड प्रेफरेंस शेयर्स को डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती है, ओके। तो इनको डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती। दूसरा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो रिप्रेजेंट नहीं करते उसमें। कहीं पे भी उनको कहीं पे भी सीट नहीं मिलती कि आप यहाँ बैठ के देखो कि कंपनी में क्या काम चल रहा है या क्या हो रहा है। दे आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनको एक तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब इसी का अगर हम डिविडेंड का देखें तो यार डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को तो पहले मिल जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है डिविडेंड में, तो इक्विटी शेयर्स को क्या हो रहा है, तो इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड मिलता है, बट ऐसा होता है उसमें कि प्रॉफिट हुआ है, और अगर बोर्ड ने प्रपोज किया है कि डिविडेंड इस साल मिलना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यू नो कि शेयर होल्डर्स तो ओनर्स हुए, पर कंपनी चलाने के लिए शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाए जाते हैं, एंड दे रन द कंपनी, दे रन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट चलाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले प्रपोज करेंगे कि इस साल हमको इक्विटी शेयर्स को इतना डिविडेंड देना है, और उसके बाद शेयर होल्डर्स जो हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमको यार 10% डिविडेंड देना है, कि हमको 12% डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स को, तो दे एक्सेप्टेड एंड देन दे डिक्लेयर द डिविडेंड, उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड। तो इनको मिलता है, पर इनको इस प्रोसेस से मिलता है। तो किस प्रोसेस से मिलता है इनको डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड कैसे मिलेगा, बीओडी प्रपोज करती है एंड शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करेंगे, तब जाके ही इनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। वो भी तब मिलता है जब प्रेफरेंस को मिल चुका है डिविडेंड, उसके बाद इनको मिलता है। दूसरा, रीपेमेंट के टाइम पे भी इनको रीपेमेंट मिलेगी, बट दे आर नॉट प्रिफर्ड, ठीक है। रीपेमेंट के टाइम पे अगर पैसा बचता है तो इनको रीपेमेंट मिलता है, ठीक है। पैसा बचेगा, नहीं बचा तो इक्विटी शेयर से कुछ नहीं मिलेगा, जितना थोड़ा बहुत बचा तो डिवाइड कर दिया जाएगा उनको शेयर से प्रोपोर्शनेटली, तो इनको भी रीपेमेंट मिलता है, बट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमको 4 डिफरेंसेस इसके इजीली समझ में आ गए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमको इजीली समझ में आ गया कि इन चारों में तो इनका डिफरेंस हमको पता चल गया कि क्या है, ओके। तो हमको ये 4 डिफरेंसेस समझ में आ गए कि डिविडेंड में, वोटिंग राइट्स में, रीपेमेंट में और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। 4 नहीं 5 डिफरेंस है एक्चुअली इसमें। एक ये जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाला है ना, इसको भी हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं नीचे, और जिसका मेन डिफरेंस है जो आपको दिख जाए यहाँ पे कि क्या है, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इनको, फिक्स्ड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इनको बिफोर इक्विटी शेयर्स मिलता है। इक्विटी शेयर्स को अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इनको देना जरूरी है, ठीक है, इनको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये वाला भी इसको यहाँ पर, इनका फिक्स रेट नहीं होता, इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स रेट नहीं होता, ये बात हमको समझ में आ गई है। तो आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर्स ही हम डिविडेंड देंगे, ठीक है,
ओके और इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड का, इनको बीओडी प्रपोज करती है डिविडेंड को, पहले डिविडेंड परसेंट कितना देना है एंड शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, तब जाके इनका परसेंट निकलता है कि इनको कितना परसेंट डिविडेंड देना है। ठीक है, तो अब ये 5 पॉइंट्स हो गए जो हमको समझ में आ गए कि इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है। इसके बाद मैं 2 पॉइंट्स और बताऊंगी जिससे आपके कम से कम 6-7 पॉइंट्स हो जाएंगे जो आप इजीली एग्जाम्स में लिख सकते हो। तो पहला तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, ये वोटिंग राइट्स का हो गया, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का हो गया, ये रेट ऑफ डिविडेंड का हो गया, है ना, ये डिविडेंड कैसे देना है उसका हो गया। ठीक है, और ये रीपेमेंट का हो गया। ओके, तो ये अब हमको समझ में आ गया। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट हमारा है कन्वर्टेबिलिटी का। कन्वर्टेबिलिटी का अगर मतलब हम समझें आसान भाषा में, तो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस। हम इक्विटी प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो बात ये हो रही है क्या हम इक्विटी को प्रेफरेंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल जवाब है कि हम इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। ठीक है, नेवर नेवर एवर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स can never be converted into preference। ओके, इक्विटी शेयर्स को कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स पे कन्वर्टेबिलिटी होती है अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इशू किए हुए हैं तो। ठीक है, कि अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर वो इशू ही इस नाम से हुआ है कि वो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड। तो ये कन्वर्ट हो सकता है। अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये हो गया हमारा छठा पॉइंट कन्वर्टेबिलिटी का। और 7वां पॉइंट हमारा जो है, जो कन्वर्टेबिलिटी के बाद आता है, वो होता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब कि कैसे हम शेयर्स को खत्म करेंगे, है ना। इन शेयर्स को हमने इशू कर दिया तो क्या हम रिडीम कर सकते हैं, क्या हम इन शेयर्स को पे बैक कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, तो रिडेम्पशन का कोई भी जो रिडेम्पशन जो चीज है वो इक्विटी शेयर्स में नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर्स में होती है। प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम पे रिडेम्पशन होता है क्योंकि वो ड्यू डेट के हिसाब से इश्यू होते हैं। ठीक है, रिडेम्पशन इज डन ऑन ड्यू डेट, फिक्स ड्यू डेट। ठीक है, रिडेम्पशन इज डन ऑन फिक्स्ड ड्यू डेट, क्योंकि ये पता है कैसे इशू होता है प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 1 ईयर, प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 2 ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 3 ईयर्स, ऐसे इशू होते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स की ड्यू डेट फिक्स हो गई, क्या 1 साल का प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 साल बाद हम इनको रिडीम कर देंगे, मतलब इनको पैसा वापस दे देंगे एंड ये प्रेफरेंस शेयर्स पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट वो चीज इक्विटी शेयर्स में नहीं होती। इक्विटी शेयर्स टाइम के हिसाब से नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स जब तक आपको रखना है तब तक आप रख सकते हो। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, वो आती है बायबैक की। बायबैक का मतलब क्या होता है, इसको हम और अच्छे से बाद में समझेंगे, बट यहाँ ओवरव्यू समझ लो। बायबैक का मतलब ये होता है कि कंपनी ही बोल रही है कि हम इक्विटी शेयर्स हमारे वापस खरीदने वाले हैं। ठीक है, कंपनी ने बोल दिया कि यार मेरा बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स हो गए, इतने इक्विटी शेयर्स में वो पब्लिक के पास रखने ही नहीं है, मेरी वोटिंग राइट्स जो है वो बहुत डाइल्यूट हो रही है, कि मतलब सभी वोटिंग राइट्स देने आ जा रहे हैं, तो मुझे इसको कम करना है। कंपनी बोल रही है मुझे कम करना है, तो उसके लिए वो बायबैक कर देती है। तो क्या होता है उससे कि जितना उन्हें वोटिंग राइट्स फैला रखा है, जितना डिविडेंड फैला रखा है, उसको वो वापस ले लेती है। उतने वोटिंग राइट्स वापस ले लिए, उतने इक्विटी शेयर्स वापस ले लिए उसने, तो उससे उनके वोटिंग राइट जो डाइल्यूट हुई है वो वापस सेंटर्ड हो जाती है। तो इसलिए बायबैक होता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये होता है इधर पे। बट यहाँ पे रिडेम्पशन वाली कोई चीज नहीं होती इक्विटी शेयर्स में, पर प्रेफरेंस शेयर्स में हो। तो हमारे पास ये 7 डिफरेंसेस आ गए, हमको ये 7 डिफरेंसेस समझ में आ गए। कि पहला डिफरेंस है हमारा डिविडेंड का लेके, कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम पहले डिविडेंड देते हैं, इक्विटी शेयर्स को बाद में देते हैं। अगर इक्विटी शेयर्स को हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो प्रेफरेंस शेयर्स को देना जरूरी है।
दूसरी चीज आ गई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वाली कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं एंड इक्विटी शेयर्स में पहले बोर्ड प्रपोज करती है, फिर शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। ओके, फिर सेकंड बात जो आती है रीपेमेंट की आती है कि रीपेमेंट के टाइम पर जब वाइंडिंग अप होता है तब रीपेमेंट भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को पहले देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलेंगे। तो इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में मिलता है। ओके, फिर आता है वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स को मिलती क्योंकि वो पार्ट ओनर्स कहलाते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलती, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। उनको क्या और नहीं मिलता, उनको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता, उनको मैनेजमेंट में रिप्रेजेंट करने का हक भी नहीं मिलता, राइट भी नहीं मिलता। बट इक्विटी शेयर्स को है कि वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी के। उसके बाद आती है कन्वर्टेबिलिटी के बाद। कन्वर्टेबिलिटी तो इक्विटी शेयर्स कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल है तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर आता है रिडेम्पशन की बात। तो इक्विटी शेयर्स जो है उनको रिडीम नहीं कर सकते कभी भी, उनको बायबैक ही कर सकती है कंपनी। अगर बायबैक करे कैपिटल को, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल को, तभी वो हो सकता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते क्योंकि वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किया जाता है, उनकी एक टाइम लिमिट होती है। तो अगर वो 1 साल के हैं तो 1 साल में वो रिडीम हो जाएंगे, अगर 2 साल के तो 2 साल में रिडीम हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेफरेंसेस होते हैं। तो दीज आई होप कि दीज 7 डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर विथ यू, सो यू कैन इजिली रिवाइज दिस एंड रैप इट अप। तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस आज का है एंड जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारा 1 सेकेंड, पेंसिल कहाँ गई, यहाँ गई। हाँ, तो हमारा सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं ना। ये हमें बैलेंस शीट बनाने में और जनरल एंट्रीज करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि कंपनी जब भी फॉर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे हम इजी तरीके से इसको समझते हैं। व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनाई गई है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो उस टाइम पे 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स और मेन डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं ना, तो 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनको बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट्स। वो क्या होते हैं, एक होता है MOA, एक होता है AOA। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? MOA का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का होता है आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स में हर एक चीज के बारे में बात की गई। मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी, बट यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि मेमोरेंडम में क्या क्लॉजेस की बात की जाती है। तो इसमें क्लॉजेस होते हैं जैसे कि हो गया हमारा नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, उसके बाद हो गया लायबिलिटी क्लॉज। ओके, तो ये कुछ क्लॉजेस होते हैं ना। फिर एक आता है कैपिटल क्लॉज। अब इस कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, तो कैपिटल क्लॉज में ये बताया जाता है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना कैपिटल इशू कर सकती है, मतलब पब्लिक को इशू कर सकती है। ओके, तो इसमें लिखा रहता है ये चीज कि मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इशू टू पब्लिक, है ना, अ कंपनी कैन इशू टू पब्लिक। ओके, तो कितना मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक को, वो इस कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मैं अपनी लाइफ टाइम में अपनी कंपनी में लेट्स से कि 10 CR इशू करूंगी, मतलब 10 CR तक मैं कंपनी पैसा ले सकती है पब्लिक से। ओके, ये समझ में आ गया। तो इसी 10 CR को हम क्या बोलेंगे, इसी 10 CR को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतना कैपिटल इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है,
कि एक लाइफ टाइम में अपना कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि 10 CR तक इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। मतलब मैंने अपने चार्टर डॉक्यूमेंट में लिख कर रखा है MOM में कि मैं 10 CR तक लाइफ टाइम में इशू करूंगी। ओके, अब कंपनी जब काम कर रही है तब उसने बोला कि यार मुझे अभी तो 10 CR की जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे यार 2 CR की जरूरत है, नहीं 2 CR नहीं, चलो 5 CR की जरूरत है। क्या 5 CR मुझे मिल जाए तो मैं अपना कंपनी काम स्टार्ट कर देगी, मुझे 10 CR की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर बात आती है कि यार 10 CR की रिक्वायरमेंट नहीं है पर मुझे अभी कितना पैसा चाहिए, मुझे 5 CR का पैसा चाहिए, है ना। 5 CR मिल जाएगा, पब्लिक से 5 CR ले लूंगी, 5 करोड़ ले लूंगी एंड मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ आज की डेट में, है ना। तो ये 5 CR क्या हो रहा है कि इतना पैसा मैं इशू कर रही हूँ पब्लिक को, ठीक है, कि इतना पैसा मैं ऑथराइज कैपिटल में से 5 CR इशू कर रही हूँ मैं पब्लिक को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। ओके, ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, कि मैंने इतना ही पैसा भी इशू किया है पब्लिक को इतना इशू किया है ना, किसको, पब्लिक को। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ, है ना, और यहाँ ये पब्लिक है। ओके, ये पब्लिक बैठी है मेरी, ठीक है। अब ये कंपनी ऑथोराइज्ड है कितना इशू करने के लिए, ऑथोराइज्ड है 10 CR इशू करने के लिए, बट इसने कितना इशू किया, इसने इशू किया है सिर्फ 5 CR पब्लिक को। अब यार 5 CR इशू कर लिया, ठीक है, बट पब्लिक बोल रही है 5 CR का पैसा तो उसने नहीं दिया। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने का किया, सॉरी, पब्लिक ने यहाँ पे बोला कि यार हम सिर्फ 4 CR सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि इतना पैसा पब्लिक ने दिया है। तो हम तो 5 CR इशू किया था ना, तो हमें 5 CR मिला ही नहीं, हमको इसमें से कितना मिला, हमको इसमें से सिर्फ 4 CR ही मिला। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो कैपिटल जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जिसको पब्लिक ने खरीदा है ना। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है मतलब पब्लिक ने बाय किया, पब्लिक ने खरीदा है इतना कैपिटल, है ना, इतना शेयर्स, सॉरी, है ना, इतने शेयर्स उनने खरीदे हैं। तो हमने 5 CR इशू किया था, पर उसमें से सिर्फ 4 CR का कैपिटल, 4 CR का जो शेयर्स है वही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपनी ऑथोराइज्ड है 10 CR पूरा इशू करने के लिए, उसने अभी के टाइम पे सिर्फ 5 CR इशू किया है, ठीक है, एंड पब्लिक ने सिर्फ 4 CR ही अभी सब्सक्राइब किया है। हो सकता है बाद में सब्सक्राइब और कर ले, बट इतना ही इशू किया था मैंने और सब्सक्राइब हुआ है 4 CR। तो इससे आपको शेयर कैपिटल समझ में आ रहा है कि शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन समझ में आ गए कि ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है और सब्सक्राइब्ड क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे एंड अपना टॉपिक आज का कंप्लीट करेंगे। अब जब ये 3 चीजें हमको समझ में आ गई तो इसमें एक और चीज है, एक और ट्विस्ट है, वो है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब ये बात समझो कि सब्सक्राइब कैपिटल में भी 2 क्लासिफिकेशन होता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड बट नहीं, सॉरी, बट नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एंड। ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ओके, और दूसरा क्लासिफिकेशन आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे बट आता है ना, नॉट फुली पेड अप। अब इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, व्हेन कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक, ठीक है, तो जब इशू करती है और पब्लिक जब सब्सक्राइब कर रही है कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब पूरी कर रहे हैं शेयर कैपिटल शेयर्स को, तो जब वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनने सब्सक्राइब दे दिया कि हाँ हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अब कंपनी के पास ऑप्शन रहता है या तो पूरा फेस वैल्यू को एक साथ मंगा ले या इंस्टॉलमेंट में मंगा ले। मतलब कि मान लो कि एक शेयर जो है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो है 10 रुपए की,
या तो 10 रुपए पूरा कॉल कर लिया मतलब कि पब्लिक से पूरा पैसा मंगा लिया कि एक शेयर पे जो 10 रुपए मिलना है वो पूरा का पूरा हमको दे दो, 10 रुपए दे दो, एंड पब्लिक ने दे दिया तो फुली पेड अप हो गया। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आती है। फर्स्ट वाले में, फुली पेड अप वाले में, पहली कंडीशन आती है दैट कंपनी हैज कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, कि कंपनी ने टोटल फेस वैल्यू कॉल कर ली है पब्लिक से कि उनको 10 रुपए चाहिए था तो पूरा 10 रुपए मंगा लिया उन्हें पब्लिक से। एंड सेकेंड कंडीशन आती है पब्लिक हैज पेड टोटल फेस वैल्यू, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंपनी हैज रिसीव्ड, ओके। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, कंपनी ने पूरा टोटल फेस वैल्यू कॉल कर लिया है एंड पब्लिक ने टोटल फेस वैल्यू जितना था एक शेयर पे 10 रुपए था, ठीक है, तो कंपनी ने 10 रुपए मंगा लिया और पब्लिक ने 10 रुपए दे दिया, तो वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप, कि उसका पूरा पैसा आ चुका है, अब कुछ लेना बाकी नहीं है। उसी का अपोजिट होता है कि कंपनी ने पैसा मंगाया बट पब्लिक ने पूरा दिया ही नहीं, है ना। तो इसमें भी दो चीज आती है, इसमें दो कंडीशंस आती है। पहली होती है दैट कंपनी हैज कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू, ठीक है, कंपनी ने कॉल किया टोटल फेस वैल्यू बट पब्लिक हैज नॉट पेड एंटायर फेस वैल्यू येट। ठीक है, इसमें एक चीज हो सकती है कि वो दे भी दे नहीं भी दे, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कॉल कर लिया है पैसा बट पब्लिक ने दिया ही नहीं, तो वो अरियर्स हो गए, है ना। अरियर्स हो गए मतलब कि वो पैसा अभी आना बचा है, अभी तक वो आया नहीं है हमारे पास, है ना। तो दो कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट वाले में आती है कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया एंड पब्लिक ने दिया नहीं, उसमें कॉल्स इन अरियर्स हो गए हैं। कि ठीक है, कि कंपनी ने 10 रुपए पूरा मंगा लिया था, यहाँ पे 10 रुपए का जो था पूरा फेस वैल्यू मंगा लिया था, पर पब्लिक ने सिर्फ अभी 8 रुपए ही दिया है, 2 रुपए देना बाकी है, तो नॉट फुली पेड अप हो गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 10 रुपए मंगाया था और इनने 10 रुपए दे दिया, तो ये फुली पेड अप हो गया कि अब कुछ लेना बाकी नहीं है, बट यहाँ पे लेना बाकी आ रहा है इधर पे, है ना, कि 10 रुपए मंगाया था और 8 रुपए ही आया है, तो 2 रुपए लेना बाकी है। और दूसरी यहाँ पे केस आता है, एक और दूसरा केस आता है कि कंपनी हैज नॉट कॉल्ड टोटल फेस वैल्यू, ओके, कि कंपनी ने मंगाया ही नहीं, कंपनी ने अभी सिर्फ 7 रुपए मंगाया है, 3 रुपए अभी बच्चा है मंगाना, अभी तक मंगाया नहीं। इसमें कॉल्स एंड अरियर्स का कोई गेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कॉल ही 7 रुपए किया, पब्लिक के 7 रुपए दे दिया। बट हाँ, इसमें एक और जो चीज आती है ना कि पहला चीज कि कंपनी ने कॉल किया 7 रुपए एंड दूसरा पब्लिक ने दे दिया है 7 रुपए, पब्लिक हैज पेड कॉल्ड अप मनी। ओके, कि उन्हें 7 रुपए मंगाया 7 रुपए, पर हमारा शेयर फेस वैल्यू कितनी है, हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए की है यार, तो 10 रुपए में से 7 रुपए मंगाया ना, तो 3 रुपए बचे हैं अभी आना, तो मतलब फुली पेड अप नहीं हुआ है, अभी 3 रुपए बचा है। तो ये 3 कंडीशंस आते हैं, 3 केसेस आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में। फुली पेड अप में पहला कंडीशन यही होता है कि कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू मंगा लिया और पब्लिक ने पूरा फेस वैल्यू दे दिया, तो वो हो गया हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप में 2 केसेस आते हैं। पहला कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया, पूरा फेस वैल्यू 10 रुपए का जो था वो मंगा लिया, बट पब्लिक ने अभी सिर्फ 8 रुपए ही दिया या 7 रुपए ही दिया है एंड कॉल्स इन अरियर्स हो चुके हैं कि मतलब अभी तो पैसा आया नहीं है पूरा, तो ये नॉट फुली पेड अप में आ गया। दूसरा केस इसमें ये आता है कि कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू नहीं मंगाई है, अभी नहीं मंगाई है, ठीक है, उसने 10 में से सिर्फ 7 रुपए ही मंगाए हैं, अभी सिर्फ 7 रुपए ही कॉल किया हुआ है, तो पब्लिक ने 7 रुपए दे दिए हैं बट अभी 3 रुपए आना बचा है। तो उस केस में क्या होता है कि सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, जब तक फेस वैल्यू का पूरा पैसा नहीं आता तब तक वो फुली पेड अप नहीं कहलाएंगे। ओके, तो दिस इज आवर एंटायर टॉपिक फॉर टुडे। हमने 2 चीज समझ ली, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए
तो आई विल शेयर माई हैंड रिटन नोट्स ऑन टेलीग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको सारे इसके नोट्स मिलेंगे। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी सारे कंसेप्ट की वीडियोस अपलोड करते जाऊँ कि आप उसको ईजिली रिवाइज कर सको, उसको ईजिली पढ़ सको जब भी आपको टाइम मिले। सो आई होप दिस रिवीजन सीरीज विल बी फ्रूटफुल टू यू। एंड इसमें अगर कोई भी आपको लगता है कुछ सजेशन देना चाहिए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल कि आपको सारे जगह मतलब सारे कंसेप्ट मिलते जाएं। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि उनको भी हेल्प हो। सो येस, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।